बात आज की चैनल के कार्यक्रम मुद्दा में मैं सुधीर तोमर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जो मुद्दा हमने लिया है वह ऐसा है जिसकी बयार चारों तरफ माहौल में घुल चुकी है और सब उत्सुकता के साथ उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप सबको पता है 22 अप्रैल के दिन पहलगाम में जो आतंक की घटना हुई उसने पूरे देश के अंतर मन को झकझोर कर रख दिया है। हम सब एक राय होकर, एक मत होकर अपने राष्ट्र की सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं कि दुश्मन राष्ट्र को, पाकिस्तान को सबक सिखाए जाने का अब समय आ ही गया है। इसलिए इसके लिए माकूल उपाय और कदम किए जाने आवश्यक हैं। इसी संदर्भ में भारत सरकार ने इसी पहलगाम पृष्ठभूमि में भारत सरकार ने पूरे राष्ट्र में जो सिविल डिफेंस है उसको सक्रिय होकर अपने पूर्व युद्धाभ्यास गतिविधियों को एक बार करने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित करने का निर्देश दिया है। मॉक ड्रिल 7 मई से शुरू होकर 9 मई तक जारी रहेगी। देशव्यापी अभ्यास में हम हवाई हमले के सायरन और निकासी योजनाएं शामिल होंगी। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच ये मॉक ड्रिल 7 से 9 मई तक चलेगी। राज्यों से कहा गया है कि वे नियंत्रण कक्ष, अग्निशमन और वार्डन सेवाओं को सक्रिय करें तथा बंकरों और खाइयों की सफाई करें। बंकर सीमावर्ती गांवों में आम हैं, खासकर जम्मू कश्मीर में, ताकि नागरिकों को सीमा पार से होने वाली गोलीबारी से बचाया जा सके। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि मॉक ड्रिल 7 मई से देश भर में शुरू होगी और 9 मई तक इसके जारी रहने की संभावना है। पत्र में यह भी कहा है कि नागरिक सुरक्षा को राष्ट्र की निष्क्रिय रक्षा रणनीति, इनएक्टिव डिफेंस पॉलिसी का अभिन्न अंग माना जाता है और यह समझदारी होगी कि वर्तमान भू राजनीतिक परिदृश्य में इष्टतम तैयारी बनाए रखी जाए जहां नए और जटिल खतरे सामने आए हैं। इसमें कहा गया है कि नागरिक सुरक्षा तैयारियों को बढ़ाने के निर्णय पर हमें सक्रिय और जागरूक कदम तेजी से उठाने ही होंगे। इसी संदर्भ में आज चर्चा करने के लिए मेरे साथ इस सिविल डिफेंस के दुनिया के बहुत ही महत्वपूर्ण 2 सदस्य, मेरा सौभाग्य है कि आज उन्होंने समय दिया है। मेरे बाईं तरफ हैं सुदर्शन जी। सुदर्शन जी ने अपना पूरा जीवन सिविल डिफेंस को समर्पित कर दिया है। 1962 के चाइना वार के बाद जब सिविल डिफेंस का प्रथम बार गठन हुआ तब आप कॉलेज में पढ़ते थे और उस समय ही आपने वार्डन गतिविधियों के लिए अपना आप को समर्पित कर दिया। तब से लेकर अब तक, अब सुदर्शन जी की आयु 82 वर्ष है। आप गवर्नमेंट स्कूल के लेक्चरर के पद से जवाहर स्कूल अजमेर से रिटायर हुए हैं और रिटायरमेंट के बाद भी पिछले 20-22 वर्षों से लगातार सिविल डिफेंस में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। सिविल डिफेंस है क्या ये हम समझेंगे इनसे, लेकिन इससे पहले मेरे दाईं तरफ अशोक मलिक जी हैं। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं। एक सजग जागरूक नागरिक के रूप में सारा शहर ही नहीं, पूरा राजस्थान और अब तो राष्ट्र भी आपको जानता है। आप सिविल डिफेंस में बहुत ही उच्च पद पर रहते हुए रीजनल वार्डन के पद पर रहते हुए आपने बहुत लंबे समय तक कार्य किया। इस सिविल डिफेंस को अजमेर में आपने शैशव अवस्था से खड़े होते हुए देखा और इसे शक्ति दी। मैं आप दोनों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं सुदर्शन जी आपसे जानना चाहूंगा कि शुरुआती दौर पर जब 65 में इस सिविल डिफेंस का गठन हो गया था, तो 71 के युद्ध में हमने सिविल डिफेंस के जो हमारी शाखा है इसने किस तरह से युद्ध के दौरान नागरिकों की मदद करने में काम किया? उस वक्त की स्थितियाँ इतनी नाजुक स्थिति बनी हुई थी कि देश, मतलब हमारे इस अजमेर शहर के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूँ कि हमने वार्डन सर्विसेज के वो सब जगह और सेक्टर वार्डन भी उनके साथ साथ नियुक्त किए गए। उनको ट्रेनिंग दे करके और नियुक्ति दी गई और
हर वार्ड के अंदर हम राउंड लगा के चेक करते थे कि कौन कौन आदमी कहाँ कहाँ सेक्टर वार्डन की पोस्ट पे तैनात है और वार्डन की पोस्ट पे तैनात है। वो तैनाती इसलिए चेक करते थे कहीं भी किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए और हम उस वक्त में उस परिस्थिति में हरदम अलर्ट बने रहें, सावधान रहें। ऐसा नहीं हो कि हमारी छोटी सी गलती के पीछे बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। तो साथियों, युद्ध के समय के अतिरिक्त भी सिविल डिफेंस हमारे सामान्य जीवन में भी अत्यधिक मददगार होता है। जैसे भूकंप, इमारत ढहने जैसी आपदाओं के लिए मॉक ड्रिल नियमित रूप से की जाती है, लेकिन जब कोई बाहरी खतरा होता है तो जनता को तैयार करने के लिए एयर सायरन का इस्तेमाल किया जाता है। मलिक साहब, ये एयर सायरन का क्या मतलब है? सर, मैं आपको इस अजमेर सिविल डिफेंस के बारे में आपको बता दूं कि ये 94 तक 95 में इसको ख़त्म कर दिया गया था। अजमेर को जो सिविल डिफेंस टाउन था, पहले सिविल डिफेंस टाउन हुआ करते थे, तो जब 95-96 में मैं क्योंकि एक यानी टी बोर्ड से जुड़ने के बाद सरकार के कई पदों पे मैंने जब कार्य शुरू किया, तो जब मैं यहाँ आया तो एक ब्यावर के पांडे जी हुआ करते थे अजमेर, वो मेरे को मिले, कहने लगे आप तो सिविल डिफेंस टाउन शुरू करा दें। थोड़े बहुत एफर्ट्स किए और अजमेर 95-96 में सिविल डिफेंस टाउन के रूप में फिर से शुरू हो गया और वो पांडे जी यहाँ डिप्टी कंट्रोलर के रूप में आ गए। उसके बाद में मैं खुद सिविल डिफेंस से जुड़ गया, जहाँ पे सुदर्शन जी से मेरी मुलाकात हुई। इन्होंने 62, 65 और 72 तीनों युद्ध देख रखे थे, तो इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। क्योंकि ये जो बम स्क्वाड टीम थी, क्योंकि उस ज़माने में बम डाल दिए जाते थे, बहुत से बम फटते नहीं थे, फिर उन बमों को किस तरीके से सुरक्षित किया जाए, आप उसकी भी ट्रेनिंग नागपुर से ले चुके थे। उसके अलावा आपके द्वारा जो मानो कोई एयर रेड हो गई, एयर रेड के बाद में क्या रिलीफ देना है, कैसे लोगों को रेस्क्यू करना है, वो सारी जानकारी आपसे ही मैंने सीखी, क्योंकि मेरे को इस सिविल डिफेंस के बारे में ABCD भी नहीं पता थी। अब मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करूं, जो सिविल डिफेंस की सेवा है उसमें मेन 4 पोस्टें, 4 तरह के वॉलंटियर्स रखे जाते हैं। हमारे टाइम में जब तक हमने 2012 तक मैं और सुदर्शन जी बिल्कुल एक्टिव थे। 2012 में हम दोनों ही ने ही, क्योंकि सिविल डिफेंस में जब पैसा आना शुरू हो गया तो इसमें गंदगी भरनी शुरू हो गई सर, तो हम दोनों ने ही इसको वहाँ से अपने आप को अलग किया। क्योंकि वहाँ पे एक प्रशांत जी थे, एक वहाँ अमित जी थे, वो सब लोगों ने इस तरीके से उस सिविल डिफेंस को रन करना शुरू किया जैसे उनकी घर की संपत्ति हो गई हो। अब मैं आपको एक क्लियर करूं कि सिविल डिफेंस के अंदर जो 4 सर्विसेज हैं, सबसे पहली है वार्डन सर्विस। वार्डन सर्विस रीढ़ की हड्डी होती है और प्रशासन की आंख होती है। हर क्षेत्र में हमारे 3 हमने डिवीज़न बनाए थे अजमेर के अंदर, और एक यानी सिविल डिफेंस प्लान बनता है, जो सिविल डिफेंस प्लान आखिरी 2011 में हमारे द्वारा सबमिट करा दिया गया था। उसमें वार्ड वाइज सारी की सारी ये एक्टिविटीज़ को करने के लिए हमने वॉलंटियर्स जोड़े थे। हमने जो वॉलंटियर्स जोड़े, नए बच्चों को भी जोड़ा, स्कूल के बच्चों को भी जोड़ा, कॉलेज के बच्चों को भी जोड़ा। उसके अलावा हमने सरकारी कर्मचारी लिए, सरकारी कर्मचारियों को भी ट्रेनिंग दिलाई, चाहे कलेक्ट्रेट के थे, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट के थे। उसमें हमारे सुदर्शन जी का बड़ा सहयोग रहा, क्योंकि हमने लोगों को जोड़ के करीब 2000 वॉलंटियर की टीम इस अजमेर शहर में तैयार कर ली थी। बहुत बहुत बड़ी बात। मैं और इसमें क्लियर करूं, जो एयर सायरन सिस्टम था जी, ये अजमेर में हमने 11 एयर सायरन्स लगाए। वो 11 एयर सायरन्स थे, एक तो कलेक्ट्रेट के ऊपर है, उसके अलावा फाइसागर पे है, अपने जो अपना टेलीकम्युनिकेशन की बिल्डिंग है आगरा गेट पे, इस पे है। उसके अलावा आप दूर क्षेत्र में जाएं तो HMT के ऊपर है, और एक मदार का जो GSS है इस स्टेशन उस पे है। इसी तरीके से जो माकूपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में जो GSS जो इनका GSS बना हुआ है उसके ऊपर है, और ऐसे करके रेलवे के ऊपर है, रेलवे स्टेशन पे, और सिविल डिफेंस के ये सारी जगह हैं। इसमें जो मैंने काम किया, हमने पहला
EARP इक्विपमेंट अजमेर को दिलाया, जिसके लिए करीब 50 लाख रुपए सैंक्शन होके आए थे केंद्र सरकार से। और उसमें यह था कि हमारे फ़ोन से कलेक्टर्स वगैरह पूरे जो वार्डन सर्विसेज के लोग थे उनके घरों तक फ़ोन की लाइनें डाली गई थी, सब कुछ था, सारा कुछ हुआ, लेकिन वो एयर सिस्टम उसमें करीब 18 टोटल उसमें सायरेंस लगने थे, उसके 18 इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड थे। ये इलेक्ट्रॉनिक्स एयर रेड प्रोटेक्शन सिस्टम था। ये अभी मात्र शायद चंडीगढ़ में ही चल रहा है, अजमेर का तो उसके कहाँ गए इक्विपमेंट, कहाँ क्या हुआ, उसके जब तक हमने इसके यानी पेमेंट होता था 1.5 लाख रुपए जो कि टेलीकम्युनिकेशंस को दिया जाता था BSNL को, वो भी मैंने मेरे समय में रुकवा दिया था क्योंकि उसका कोई उपयोग ही नहीं हो रहा था। और आज की डेट में मैंने जब से छोड़ा है 2012 में भी, जब 30 जनवरी गांधी जी का जो जब अपना उनकी शहीद दिवस था, उस पे जो 2 मिनट का मौन रखा जाता था, तब हम उन सायरन्स को यूज करते थे और सायरन शुरू किया जाता था उसके बाद। लेकिन मेरे रहते ही वहां लोगों ने विरोध शुरू कर दिया क्योंकि उन सायरनों की मेंटेनेंस नहीं हो रही थी। कलेक्ट्रेट के सायरन के अंदर जो गिलहरियां होती हैं, उन्होंने अपने घोंसले करके अपने मकान वो बन के उनने पूरा उसको वो कर रखा था। 2011 में मैंने खुद ने PWD के इंजीनियर से और मेरे वॉलंटियर्स से उसको साफ करके चालू करवाया। आज की डेट में क्या स्थिति है उन सायरन्स की पता नहीं है। मेरे हिसाब से 12 साल में एक भी बार उन सायरनों की ट्रायल नहीं हुई है। तो ये तो बातें हैं कि हम जब युद्ध का काल नहीं होता है तो काफी हद तक अत्यधिक सक्रिय संस्थाएं भी निष्क्रिय हो जाया करती हैं, लेकिन अब वक्त वापस आ गया है। देश भर में नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय ने बताया है कि लगभग 4 लाख स्वयंसेवक इस अभ्यास में अब शामिल होने वाले हैं। 1962 में चीन युद्ध के मद्देनजर जो गठित हुआ सिविल डिफेंस, उसके महानिदेशक ने सोमवार को अर्थात कल 5 तारीख को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को सिविल डिफेंस अभ्यास और रिहर्सल आयोजित करने के लिए पत्र लिखा। और यह पत्र इससे पूर्व 5 मई वाले पत्र से पूर्व 2 मई को ही कमजोर क्षेत्रों और जिलों में सिविल डिफेंस तैयारियों के लिए पहले ही दे दिया गया था। अर्थात जम्मू कश्मीर में यह तैयारियां 2 तारीख से ही शुरू हो चुकी हैं, जहां ये मॉक ड्रिल अब बाकी के राज्यों में, बाकी के उन टाउन्स में जिन्हें आइडेंटिफाई किया गया, ऐसे क्लासिफाइड टाउन जो हैं वो 244 टाउन हैं जो सीमावर्ती राज्यों में हैं, जहां युद्ध से संबंधित खतरों की कुछ आशंकाएं हैं। वहां पर अब 7 से 9 मई तक ये मॉक ड्रिल जारी होगी और इस राज्यों से कहा गया है कि वो अपना नियंत्रण कक्ष, अग्निशमन सेवाएं और वार्डन सेवाओं को सक्रिय करें तथा बंकरों और खाइयों की सफाई करें। बंकर सीमावर्ती गांवों में आम है, खासकर जम्मू कश्मीर में, ताकि नागरिकों को सीमा पार से गोलीबारी आदि से बचाया जा सके। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर अजमेर में हम तैयारी शुरू करते हैं सुदर्शन जी, तो हमें किन किन विषयों पर, जैसा कि मलिक साहब ने बताया 4 सेक्टर हैं, ध्यान देना होगा और इस 7 से 9 मई तक की इस मॉक ड्रिल को तो सफल हमें बनाना ही है। बिल्कुल 100% करना है साहब। तो कैसे करेंगे? इसके लिए वार्डन सर्विस चारों तरफ उसी पॉइंट से स्टार्ट होनी चाहिए, जैसा कि सिविल डिफेंस के नॉर्म्स कहते हैं। सिविल डिफेंस के नॉर्म्स में रीढ़ की हड्डी का काम वार्डन ही करते हैं और वार्डन से ही सब जगह समाचार मिलते हैं। हेडक्वार्टर तक कंट्रोल रूम भी उससे लिंक रहता है। लिंक रहने से अपने सबको जागरूकता उन वार्डन और सेक्टर वार्डन के द्वारा अलर्ट किया जाता है, जिससे कि सामान्य नागरिक उस दिशा निर्देशों को पालना करें। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि 244 वर्गीकृत जिलों में गांव स्तर तक मॉक ड्रिल आयोजित करी जाएगी, जिसमें हवाई हमले की चेतावनी के संकेत, क्रैश ब्लैकआउट उपाय, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को छिपाने और आपात स्थिति में निकासी की योजना, भारतीय वायुसेना के साथ हॉटलाइन स्थापित करना और शत्रुतापूर्ण हमले की स्थिति में नागरिक सुरक्षा उपायों के पहलुओं पर नागरिकों को प्रशिक्षण देना शामिल है। तो मलिक साहब, मैं आपको जो 4 सर्विसेज बता रहा था, सबसे पहली थी वार्डन सर्विस, दूसरी सर्विस थी मेडिकल हेल्थ। मेडिकल हेल्थ के अंदर हमारी फर्स्ट एड सर्विस आती है।
उसमें हमारे वॉलंटियर्स को यानी सीएमएचओ के माध्यम से उनको ट्रेन किया जाता है, रेड क्रॉस सर्विस, रेड क्रॉस के माध्यम से उनको ट्रेन किया जाता है। और तीसरी आती है हमारी कम्युनिकेशन सर्विस, जिसमें कम्युनिकेशन रख के आपस में एक दूसरे का वो कम्युनिकेशन का जो जितने भी अपने टावर्स हैं, जितने कम्युनिकेशंस लाइंस हैं, उन सब की कैसे सुरक्षा करी जाए वो है। उसके बाद में आती है फायर सर्विस। फायर सर्विस में ये है कि आप जो इसमें मेन रहेगा एयर रेड, यदि मानो एयर रेड होती है, एयर रेड होने से उसके क्या प्रभाव होंगे। एयर रेड होगी, कहीं बम्बार्डमेंट करी जाएगी, उस बम्बार्डमेंट से जो वहाँ पे किसी बिल्डिंग में जो है वो क्रैश करेगी, बिल्डिंग गिरेगी, या किसी मोहल्ले में वो जाके बम गिरेंगे, उससे होने वाली कैजुअलिटीज को सबसे पहले हॉस्पिटल तक पहुंचाना। रेस्क्यू ऑपरेशन इज मस्ट। तो वो रेस्क्यू का पूरा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए आपको सेफ कॉरिडोर देना पड़ेगा कि जिस तरीके से बिना, क्योंकि तमाशबीनों की भीड़ हो जाती है, और अब तो ये जो मोबाइल आ गया है, लोगों को रील बनाने से फुर्सत नहीं है, हेल्प करने नहीं जाएंगे। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के इसमें सिविल डिफेंस के साथ होमगार्ड के वॉलंटियर्स का भी बड़ा भारी रोल है। और हमारे जो 2005 में डिजास्टर प्लान आया और उसके बाद में जो 2015 में हमने सिविल डिफेंस को और होमगार्ड को दोनों को अलग अलग विंग करते हुए हमने डिजास्टर से जोड़ा, तो उस डिजास्टर के अंदर जो इस सर्विसेज हैं उनको आइडेंटिफाइड कर दिया गया। इसमें जो हमले के दौरान होती है कि क्राइसिस नहीं आए, लोगों को होता है अरे खाने का सामान नहीं मिलेगा, तो उसमें जो हमारा डीएसओ का विंग है उसका एक बड़ा भारी रोल हो जाता है। फिर ट्रांसपोर्ट का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आज अजमेर में यानी नसीराबाद आर्मी बेस्ड है। आज उनने कहा कि साहब हमारे को इतने ट्रक्स की ज़रूरत है, तो वो ट्रांसपोर्ट जो है, वो जो अपना आरटीओ और डीटीओ की टीम है, वो ट्रकों को अरेंज करना, उनको भिजवाना, ये सारा काम करेंगे। उसके अलावा आपका जो हॉस्पिटल बिल्डिंग्स है उनको सेव करना होगा। अजमेर में गेल इंडिया का पंपिंग स्टेशन है, अजमेर के जितने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के जो पंपिंग स्टेशन हैं उनकी सुरक्षा, उनमें जो अग्नि लगेगी, अभी अपन ने देखा कि किस तरीके से हुआ, अपने दरगाह बाजार क्षेत्र में देखा, तो उसके लिए एक प्रॉपर योजना बनानी पड़ेगी, उसमें कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा। आज की स्थिति में करीब 200 वॉलंटियर्स भी नहीं बचे हैं सिविल डिफेंस में, जो हमारे टाइम में 2000 थे। तो आज सिविल डिफेंस को एक्टिव करना पड़ेगा, जिला प्रशासन को वो करना पड़ेगा। हमारे समय में चीफ वार्डन का पद मैंने हर दम किसी आईएएस को दिया, और ज़्यादातर मेरी कोशिश रहती थी जो आयुक्त नगर निगम है, क्योंकि सारी सुविधाएं उसी के पास हैं। आज सफाई के लिए कुछ चाहिए, फायर ब्रिगेड उसी के पास है, सफाई व्यवस्था उसी के पास है, और जो ठेकेदार हैं, मानो कोई बिल्डिंग गिर गई तो हम कहाँ से लाएंगे, तो पीडब्ल्यूडी और इनका कॉम्बिनेशन, और तुरंत डिजास्टर के अंदर हमारे को पैसे की कमी नहीं होती। यानी कलेक्टर उसमें सारी पावर्स को लेकर अधिग्रहित कर लेता है। उसको यदि मानो कोई भी सामान किसी भी रेट में खरीदने वाला है, उसके कोई ऑडिट पैरा नहीं बनता। तो उस स्थिति में जो निगम के ठेकेदार हैं, निगम के इंजीनियर्स हैं, और जो अपने पावर सिस्टम है, आज मानो के ब्लैकआउट की स्थिति करनी है तो ब्लैकआउट भी सिस्टम से किया जाएगा। एकदम यदि अपन ने पूरा ग्रिड ट्रिप कर दिया और फिर उसको उठाने की कोशिश करी गई, तो वो सारा का सारा ग्रिड को फेलियर करेगा। तो वो सारी एक योजना बंद जो है जिला कलेक्टर के अंडर करके ये बनाई जाएगी, और उस योजना के तहत फायर रेड्स का मॉकड्रिल किया जाएगा। अपने जो पेट्रोल के यहाँ गोडाउन्स हैं, उनका पेट्रोल पंप्स का एरिया वाइज जो कंजेस्टेड एरिया है, वहाँ पे कोई मानो कोई एयर रेड के टाइम में कोई कैजुअलिटीज़ होती हैं, उनको हॉस्पिटल तक पहुँचाना, दवाइयों की व्यवस्था, एक पैनिक नहीं बने, वो पैनिक रोकने का काम वार्डन का है, जो सबसे बड़ा रोल है। और वो लोगों में अपने आप में लोगों को उत्साहित रखे, वो उस हमले के खतरे से डरे नहीं, वो अपना संतुलन बनाए रखें, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें, और सरकार के कंधे के साथ कंधा मिला के साथ चले। तो साथियों, आपने ये देखा कि किस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं अगर युद्ध हो जाए, और युद्ध हो उसकी पृष्ठभूमि में, जहां अभी युद्ध हुआ नहीं है, उसकी पृष्ठभूमि में हम अपने आप को आने वाली आसन्न परिस्थितियों से जूझने के लिए कैसे तैयार करें।
ये बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण है वार्डन हमारे और वॉलेंटियर हमारे मिलकर के जो माहौल बनाएंगे, वो इसीलिए तो इतनी मेहनत करेंगे कि हम निर्भीकता से आसन्न परिस्थितियों का सामना कर पाएं। लेकिन अगर इन 3 दिन के मॉक ड्रिल में, अर्थात 7 मई से जो 9 मई तक लगभग चलने वाला है, इसके दौरान कई चीजें होंगी। आपको उसमें सहयोग करना है, उन परिस्थितियों के साथ अपने आप को सहजता से आगे बढ़ना है, ना कि पैनिक करना। जैसा कि मलिक साहब ने कहा, पैनिक नहीं होना है। तो मैं आपको ये बताऊं सर, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, क्योंकि अजमेर में अभी माननीय हमारे आईजी महोदय ने एक ड्राइव चला रखी है अगेंस्ट बांग्लादेशी, और वो वैसे ही हम उनको आउट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे यहाँ से आर्मी के मूवमेंट्स होंगे, यदि कोई युद्ध होता है आर्मी के मूवमेंट्स होंगे। हमारे सिविल डिफेंस के वॉलेंटियर्स को और सबको अपनी आंखें गड़ा के रखनी है। कोई उनकी रील बना के कहीं किसी विदेश में तो नहीं भेज रहा, उनकी अपनी एक्टिविटीज़ की कहीं लीकेज तो नहीं हो रही। उसमें वैसे हमारे आईजी साहब का एक बड़ा भारी उनने एक ऑपरेशन शुरू कर रखा है, जिसमें लगातार सफलता भी मिल रही है। बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं, और उसकी तरह जो पाकिस्तान से कई लोग यहाँ पे आके वीज़ा खत्म होने के बावजूद हैं, जैसे अपना क्षेत्र ऐसे है कि सब एक दूसरे के साथ मिलकर संगठित हो जाते हैं और वो अपने आप को एक कोई ऑपरेशन नहीं कर सके, तो उसके लिए करना पड़ेगा। और एक मैं आपको क्लियर कर दूं, अब जो भी एयर रेड होंगी वो सटीक एयर रेड होंगी। अब कोई ब्लैकआउट करने का मतलब नहीं है, क्योंकि सब लेजर से सेट मिसाइल्स हैं, लेजर से सेट बम्स हैं, तो जहां टारगेट करना पड़ेगा वहां टारगेट होगा। अपनी स्थिति ये है कि जो कैजुअल्टी है उसको मिनिमलाइज करना, और कम से कम लोग उसके शिकार हों, और लोगों को संगठित करके एक राष्ट्रीय भावना को डेवलप करते हुए, आंख कान खोलते हुए, अपने अड़ोस में होने वाली गतिविधियों को नजर रखते हुए देश हित में जी जान समर्पित करना। तो साथियों, ये बहुत अच्छी बात बताई कि इंफ्रारेड रेज के इस दौर में जब किसी भी घोर अंधकार में भी हमारे विमान देख सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में ब्लैकआउट कोई बहुत मायने नहीं रखता। लेकिन सुरक्षा के हर मानक पर हमें खरा उतरना होगा, हमें सिविल डिफेंस के साथ सहयोग करना होगा। हवाई हमले की चेतावनी का सायरन अगर बजता है तो उसके अनुसार उसका पालन करना होगा, प्रिकॉशंस को काम में लेना, हमें उनको काम में लेना होगा। हमले के हालात में खुद को बचाने के लिए सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स के साथ साथ हमें सिविल डिफेंस द्वारा नागरिकों और छात्रों को जो उपाय सुझाए जाएं, अर्थात ट्रेनिंग दी जाए, उनका भी पालन करना होगा। क्रैश ब्लैकआउट उपाय की ट्रेनिंग, ताकि जरूरत पड़ने पर यदि अचानक बिजली बंद भी हो जाए और दुश्मन लक्ष्य को न देख पाए, और हमें बिजली बंद होने के बाद इस गर्मी में अपने आप को किस तरह से सहज बनाए रखना है, इसकी भी ट्रेनिंग होगी। महत्वपूर्ण कल कारखानों, दफ्तरों, ठिकानों को भी समय से पहले छिपाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। निकासी योजना, अर्थात किसी हालात के बिगड़ने पर मौके से वहां से निकलने संबंधी पूर्वाभ्यास भी इस 7 से 9 तारीख के बीच में शामिल होगा। मैं ये आशा ही नहीं, मुझे विश्वास है कि हम सब अजमेर वासी, राजस्थान वासी और भारत के उन 244 टाउन के लोग इस पूर्वाभ्यास में लगातार सतत सहयोग करेंगे, पैनिक क्रिएट नहीं करेंगे, और हमारे इस कार्यक्रम का जो आशय है, जो मंतव्य है, वह भी यही है कि इस पूर्वाभ्यास को हम एक मिलिट्री ट्रेनिंग की तरह से लें और इसमें सहज सतत सहयोग बनाए रखें। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका हार्दिक आभार, मेरे अतिथियों का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।